अब देखा जाए कि किस तरीके से आइदर ओरली लोगों से पूछा जा सकता है कि आप यहाँ पर हो तो आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगता है, कस्टमर से भी पूछा जाता है, फीडबैक लिया जाता है हर बार। देखा आपने पर्टिकुलर कोई भी एक ऐप देखा हो, चलिए ये तो कंपनी के रिगार्डिंग है, हम लोग हमारे फोन में नंबर ऑफ ऐप यूज करते हैं आप लोग, ठीक है, नंबर ऑफ ऐप यहाँ पे यूज करते हैं। देखिए पर्टिकुलर कुछ टाइम के बाद ही, है ना, कुछ ही टाइम के बाद वो ऐसा स्टार्स का आ जाता है कि भाई रेटिंग दे दो, है ना, स्टार्स आ जाते हैं। नहीं स्टार शायद इससे अच्छे बनते होंगे ना उनके, हाँ चलिए तो स्टार्स आ जाते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या बताना होता है भाई, यहाँ पे आप उन्हीं लोगों को क्या दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। क्या दिया जा रहा है, फीडबैक दे रहे हैं। क्यों फीडबैक दिया जा रहा है भाई, ये फीडबैक से उन्हें ये जरूर पता चलेगा कि जो वो सर्विस दे रहे हैं, है ना, जो वो सर्विस दे रहे हैं तो क्या उससे हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। अगर देखना यहाँ पर अगर 1 स्टार 2 स्टार मिलते हैं, वो रीजन भी लिखते हैं, साथ ही साथ वो कमेंट भी करके बताते हैं कि अच्छा ठीक है अब से ऐसा नहीं होगा। यही सारी चीजों को वो कुछ टाइम तक देखते हैं, उसके बाद एक न्यू चेंजेस लेके आ जाते हैं, है ना, एक न्यू चेंज लेके आते हैं और तब आपके फोन में क्या दिखाता है, मैडम सर अपडेट कर लो, क्या आता है अपडेट करो, बराबर क्या जाता है अपडेट करते जाओ। बस ये वो चेंज आते हैं आप ही के इस तरह से बताए हुए चीजों के हिसाब से कंपनी को पता चलता है, वो क्या करेगी। देखिए ये इन्होंने भी क्या किया, इंफॉर्मेशन जनरेट करी, यहाँ पे इन लोगों ने भी क्या किया, इंफॉर्मेशन जनरेट करी, लेकिन वे ऑफ तरीका देखिए अलग था, मेथड भी अलग है, उनका डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक है, स्टडी का तरीका कैसा है इलेक्ट्रॉनिक, इस बेसिस पे ही सिर्फ स्टडी कर लेते हैं और आप जो कमेंट लिखते हो उस बेस पे यहाँ पे स्टडी करते हो। कोई भी ऐप, है ना, कोई भी ऐप इसी तरीके से वो अपने पास इंफॉर्मेशन रखता है। देखा होगा ना कि पहले पे जब व्हाट्सएप आया था स्टार्टिंग में कैसा था, बहुत एकदम नॉर्मल सा था, कोई इतने इमोजीज नहीं थे एंड ऑल, कुछ भी नहीं था, ठीक है, एक नॉर्मल सादा सा कन्वर्सेशन के लिए ठीक था। लेकिन आज देखो धीरे 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 इतने चेंजेस उसके अंदर आते जा रहे हैं, बराबर, क्योंकि हर कोई सोचता है अरे यार इसके अंदर थोड़ा स्टेटस का रखने का होता था, देन पहले लोग शायद ये रखते थे, अब उसके बाद स्टेटस रखने चालू हो गए, ठीक है, स्टेटस के बाद ग्रुप्स आए और अब फाइनली व्हाट्सएप ने भी पेमेंट मोड चालू कर दिया, है ना। मे बी जिसका अगर व्हाट्सएप अपडेट नहीं हुआ तो अपडेट करना, उसके अंदर आपको पेमेंट का मोड भी दिखेगा, है ना, वो जो 3 डॉट होते साइड पे उसमें आपको एक पेमेंट का मोड क्लिक करना, उस पे पेमेंट मोड भी आपको दिखेगा, बराबर। तो ये सारी चीजें कैसे जाती है कि यहाँ पर कस्टमर यहाँ पे बताता है कि यार ऐसी चीज आपको चेंज करनी चाहिए, सो उसी बेसिस पे यहाँ पर वो एक स्टेप लेते हैं, बराबर। अब यहाँ पर सोचो कि अगर जो व्हाट्सएप ने एक स्टेप लिया है, क्या ये उसे ऐसा कब पता चलेगा कि क्या जो मैंने चीज करी, चेंज करी, क्या वो सही है या गलत है, बराबर, क्या सही है या गलत है, कैसे मालूम पड़ेगा भाई, जब मैंने कुछ चेंज किया उसके बाद मेरे यूजर देखता हूं कि वो उनका कमेंट क्या आ रहा है, और जब मैंने चेंज नहीं किया था तब के कमेंट क्या है, तो मैं इजीली यहाँ पे कंपेयर करके देख पाता हूं। चलिए देन however the following are important tools which are commonly used for analysis and interpreting financial statements. now कौन कौन से है देख लो, comparative financial statement, trend analysis, fund flow analysis, common size statement, ratio analysis, cash flow analysis, बराबर। ये सारी चीजें जिससे आप इजीली यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर सकते हो। नाउ फर्स्ट देखते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो in brief, comparative study of financial statement is the comparison of the financial statement of the business with the previous year financial statement. नाम से ही पता चलता है कंपैरेटिव, दैट मींस वो किसी कंपनी से कंपेयर करके बताएंगे। Now, it enables identification of weak point and applying corrective measures. Practically, two financial statements, that is balance sheet and income statement, are prepared in comparative form for analysis purpose. Now, the first one is comparative balance sheet. चलिए, first में आ जाते हैं comparative balance sheet. The comparative balance sheet shows the different assets and liabilities of the firm on different dates to make comparison of balance from one date to another. The comparative balance sheet has 2 columns for the date of original balance sheet. A third column is used
to show the changes either increase or decrease in figure. The fourth column may be added for giving percentage of increase or decrease. Now sorry, while interpreting comparative balance sheet, the interpreter is expected to study the following aspects. कंपैरेटिव स्टडी के रिगार्डिंग यहां पर हम एग्जांपल भी देखेंगे ना। फॉर्मेट वो किस तरीके का बता रहे हैं कि यहां पर कंपैरेटिव स्टडी है, दैट मींस हम इजीली यहां पर किसी से कंपेयर जरूर करेंगे, बराबर। यहां पर आपका पर्टिकुलर में कुछ भी लिख देता हूं, आपके पास दो कंपनियां हैं जिसको आप कंपेयर करना चाहते हो, या दो कंपनी हो या एक ही कंपनी के दो साल, तो सबसे पहले 2013 है, नेक्स्ट आएगा 2014। असेंडिंग ऑर्डर में आपको जाना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। देन इन दोनों के जो डिफरेंस अमाउंट है, यहां पर क्या जाएगा इनका डिफरेंस अमाउंट। देन जो लास्ट एक कॉलम बोला गया है ना, एक लास्ट एक कॉलम है, तो वहां पर क्या बोला गया है, परसेंटेज वैल्यू हम देखेंगे। क्या देखा जाएगा यहाँ पे, परसेंटेज वैल्यू, कि भाई कितना परसेंट है ना। आइदर यहाँ पर आप परसेंट में देखो, या आप यहां पर एक चीज कंपेयर कर सकते हो कि एग्जैक्ट वो परसेंटेज में भी आप उसे अमाउंट में कंपेयर कर दो कि कितना परसेंट, भाई 5% चेंज आया, तो 5% के सामने भाई कितनी वैल्यू कितनी होगी, तो उसे भी हम यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर कैसे होगा, सम देखते हैं, पता चल जाएगा। चलो आ जाओ यहाँ पे। अकाउंट्स को पढ़ते टाइम देखिए एक चीज ध्यान रखना से कि ऐसा मत करना, अरे यार ये तो सब्जेक्ट है, इसे पढ़ना होगा। भाई कल को उठ के अगर बिजनेसमैन बनना है ना, या खुद की भी फर्म चालू करनी है, तो उस हिसाब से पढ़ो। सोचो कि तुम्हारी खुद की फर्म है, तुम्हें खुद को अगर बहुत से लोग अरे बड़ा आदमी बनना है, तो बड़ा आदमी बनने के लिए पहले ये तो करो। बड़ा आदमी नो डाउट ये सारी चीजें नहीं करते कि भाई ये सब मेंटेन करो, लेकिन उसे हर चीज पता जरूर होती है। कल को उठ के उसके नीचे क्या हो रहा है उसे कुछ पता ही नहीं है, मैनेजमेंट लेवल कुछ का कुछ अकाउंट्स कर रहा है, तो क्या काम का बड़ा आदमी, बराबर। सारी चीजों से पता होनी चाहिए। तो सेम आपके लिए भी यही एक गोल्डन टाइम है, ये सारी चीजें पता करो। इन फ्यूचर जब भी आप सक्सेस के लेवल पे जाओगे, तो आपको ये भी आना चाहिए, बराबर। चलो खुद की ही फॉर्म में इस तरह सोचो ना, उस तरह के सोच के पढ़ो कि भाई मेरी फॉर्म में मुझे किस तरह के चेंजेस करूं, क्या देखूं मैं, ऐसा तो कि मेरा फॉर्म बहुत अच्छी अर्निंग कर सके, बराबर। सो while interpreting comparative balance sheet, the interpreter is expected to study the following aspects. देखिए क्या क्या चीजें वो देखता है यहाँ पे, करंट फाइनेंशियल पोजीशन देखता है, लिक्विडिटी पोजीशन देखता है, सेकंड नंबर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देखता है यहाँ पे, बराबर। थर्ड क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न, ये चीज यहाँ पे देखी जाती है। ओके, देन नाउ first one is for study current financial position or liquidity of a concern should explain the working capital in the both year. Working capital is excess or current assets over current liability, बराबर। उन्हीं के current liability assets वो सारी चीजें आपको यहाँ पर शो करनी होगी। ऐसा नहीं है कि कोई एक फॉर्म की आप एसेट दिखा रहे हो, दूसरी फॉर्म की सिर्फ लायबिलिटी बता रहे हो, तो वो तो कंपेयर कभी भी नहीं हो पाएगा, है ना। हम लोग यहाँ पे जज नहीं कर सकते। कंपैरिजन कब होगा, जब आप दो फॉर्म को रख रहे हो, तो जो चीज आप कंपनी ए की बता रहे हो वही कंपनी की बी के साथ भी कंपैरिजन होना चाहिए। ओके, देन फॉर द स्टडी ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न वन शुड एग्जामिन द चेंजेस इन फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड कैपिटल। एंड थर्ड वन इज द नेक्स्ट एस्पेक्ट टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न। द स्टडी ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉफिट will be help interpreter to observe whether the profit has improved or not, बराबर। जब भी इंक्रीज दिखेगा या डिक्रीज दिखेगा, तो सीधी सी बात है, जो भी इंटरप्रेटर है, और या तो इंटरप्रेटर बोलो या हमको इजीली पता चल जाएगा। देखिए एग्जांपल के तौर पे समझोगे ना तो बहुत इजी होगा। चलिए फॉर्मेट देख लो, भाई इन सभी के फॉर्मेट आप लोग प्रिपेयर कर लो, बराबर। जितना हो सके उतने फॉर्मेट बनाओ, याद करो, है ना। फॉर्मेट याद रहना चाहिए, नहीं तो सब कुछ आया भी और फॉर्मेट नहीं पता है तो क्या काम का, बराबर। सो फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट, जिस चीज की आपको बैलेंस शीट पूछी जाए और साथ में अगर मेथड बता दी गई कि भाई आपको कंपैरेटिव के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है,
सो तो आप उस वक्त पर्टिकुलर टाइम पे आप टाइटल जरूर देना, फॉर्मेट ऑफ किसका, कंपैरेटिव का। कैश फ्लो तो कैश फ्लो लिखो, फंड फ्लो तो फंड फ्लो लिखो, रेशियो एनालिसिस तो रेशियो एनालिसिस, है ना, जो है वो आपको लिखना होगा। देन कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट ईयर, वो आपको स्पेसिफाई करना होगा। नाउ सॉरी, देन पर्टिकुलर नोट नंबर प्रीवियस ईयर करंट ईयर, क्या आया, प्रीवियस ईयर करंट ईयर। सो absolute changes and percentage changes increased, ओके। चलिए क्या क्या चीजें दी गई है, देखो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर ए बी, डिफरेंस अमाउंट निकालनी, सो वी कैन से एब्सोल्यूट चेंजेस आइदर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ए और बी का डिफरेंस। देन इसी में से एक वैल्यू क्या करेंगे आप, परसेंटेज फॉर्म में देखोगे। सो परसेंटेज फॉर्म में आप किस तरीके से देख सकते हो कि कितना परसेंट यहां पर चेंज हुआ है या इंप्रूव हुआ है या डिक्रीज हुआ है। सो इजीली आप बताओ, और उसको हम किसमें, रुपी के अंदर कन्वर्ट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं किसी परसेंटेज दिखाएंगे, हम उसे रुपीस में कन्वर्ट कर देंगे। सो किस तरीके से होगा, C डिवाइड बाय A, C डिवाइड बाय A, क्या किया है, डिफरेंस है, उसको अपॉन में टोटल किसका रखा जाएगा, प्रीवियस ईयर का, तभी तो हमें मालूम पड़ेगा कि पिछले साल से अभी में कितना फर्क आया है, बराबर। हमेशा याद रखना, कभी भी आपको परसेंटेज के फॉर्म में बताया जाए कि भाई यार आप बता सकते हो कि पिछले साल से अभी कितना चेंजेस हुआ है, तो आप क्या करोगे, 2 साल का डिफरेंस। देखिए ये अकाउंटिंग के तौर पे तो ठीक है, लेकिन आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये बहुत सी जगह पर इस तरह के सिनेरियो आएंगे जहां पर आपको बताना होगा कि एग्जैक्ट कितना चेंज हुआ है। उस टाइम पे आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं यार परसेंटेज फॉर्म में कैसे बताओ, तो इजीली बताओ ना, पहले जो 2 साल है उनका डिफरेंस बताओ कि डिफरेंस हाँ यार इतना हुआ, भाई अगले साल मैंने इतना किया था, टोटल वो है। बेस वैल्यू अपने क्या ली है, प्रीवियस ईयर, बेस वैल्यू क्या है, प्रीवियस ईयर। हमेशा कोई भी सम के अंदर जब भी परसेंटेज निकाला जाए नीचे साइड पे आता है बेस वैल्यू, क्या आती है, बेस वैल्यू, दैट मींस प्रीवियस ईयर का टोटल रखो, डिफरेंस अमाउंट कितनी है वो इनटू 100, ओके। चलिए देन फॉर्मेट हमारा सेम वैसा ही है जैसे पूरी बैलेंस शीट थी, क्यों, क्योंकि भाई बैलेंस शीट ही तो है, सिर्फ यहाँ पर आप इतनी सी चीज देख रहे हो, बाकी है तो क्या, बैलेंस शीट ही है वो, है कि नहीं। चलिए बराबर सेम आपका फॉर्मेट ही दिया हुआ है पूरा, बिल्कुल हमारा जैसे हमने देखा था बैलेंस शीट का फॉर्मेट था वही का वही है, सिर्फ फॉर्मेट में चेंज है, ओके। चलिए आ जाते हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे। नाउ हियर फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्सिड लिमिटेड एज at 31st March 2014 and 13 prepare a comparative balance sheet। डेटा दे दिया गया 31st मार्च का है, 2014 एंड 13 का यहाँ पे डेटा दिया गया है। सो हियर वी हैव, ये आपका डेटा, बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2014 13, बैलेंस शीट दे दी गई है आपको, सिर्फ बैलेंस शीट है ये, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ओके। जो चीज दी गई है हम सेम यही चीजें हमारे फॉर्मेट में उतारेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं हमको तो पूरी बैलेंस शीट बनानी है, जरूरत नहीं, जितना आपको दिया गया है सिर्फ उतना ही आप अगेन प्रिपेयर करो, दैट्स इट, ओके। सो इक्विटी एंड लायबिलिटी दी गई है, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर शेयर फंड के अंदर सब पॉइंट है हमारा शेयर कैपिटल इक्विटी, फर्म का दिया 14 का 18 लाख 12 लाख, सेम लॉन्ग टर्म लोन का 6 लाख दिए दोनों में, ट्रेड पेबल 6 लाख 3 लाख, टोटल है उनका 30 लाख एंड 21 लाख। नेक्स्ट आ जाते हैं एसेट साइड पे, एसेट में फिक्स्ड एसेट, उसमें टेंजिबल एसेट 18 लाख 15 लाख, नेक्स्ट करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अमाउंट आपको बता दी गई, बराबर सेम दे दिया गया, ये इफेक्ट उसकी, बराबर। एक चीज देखना, जितनी लायबिलिटी थी उतना एसेट टैली हो गया, 2013 का भी 21 लाख है, इसका भी 21 लाख, ये भी टैली हो गया। फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला गया था, कंपैरेटिव फॉर्म में यहाँ पे आपको कंपेयर करना है ना, कंपैरेटिव फॉर्म में आपको यहाँ पे कंपेयर करना होगा, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी, यार इस तरीके से आपकी क्या बनेगी, कुछ बैलेंस शीट आपको देखने मिल जाएगी। चलिए अब मेरे ख्याल से प्रॉपर क्लियर दिख रही होगी, है ना, यस, अभी क्लियर फॉर्म में दिख रही है यहाँ पे,
एक्सी लिमिटेड कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2013 एंड 14। ओके, पर्टिकुलर नोट नंबर सर क्यों दिया हुआ है? अगर आपको क्वेश्चन के अंदर भी नोट नंबर दिया हो, क्योंकि कुछ जगह पर क्या होता है, पर्टिकुलर किसी एक के अंदर अगर उन्होंने कुछ फाइंड आउट किया है या वर्किंग नोट बनाई है कि भाई ये आंसर जो आपको अमाउंट दिख रही है वो किस तरीके से है, तो भाई हमने एक नोट प्रिपेयर करा है, थोड़े बहुत से सर्टेन कुछ चेंजेस करने पड़े जिसके वजह से अब ये अमाउंट आई है, तो हमने ये अमाउंट इस तरीके से ली है, तो वो नोट बताते हैं। जब अगर आपको नोट नहीं दिया तो मत लिखो। ओके, दैट्स इट। चलिए स्टार्ट कैसे करेंगे? नोट नंबर 1, प्रीवियस ईयर सबसे पहले, दैट मींस 13, फिर 14, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। सेम इसी तरीके के फॉर्म में आप सभी को लिखना होगा, बराबर, आप सभी को इसी फॉर्म में लिखना होगा, दैट्स इट। समझ रहे आप लोग? हाँ, चलिए फर्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल। नाउ शेयर फॉर्मेट ऐसे ही बनेगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर उनका फर्स्ट पॉइंट शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर सब पॉइंट शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख 18 लाख। देखिए इजीली कंपेयर कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर आगे है भाई ये 12 लाख है 16 लाख, दैट मींस यहां पर इंप्रूवमेंट हुआ है। क्या हुआ यहां पे? इंप्रूवमेंट हुआ है। कितना? माइनस करो, डिफरेंस अमाउंट निकलेगी वो है 6 लाख रुपीस। कितनी आई? 6 लाख रुपीस यहां पर आपको इसकी अमाउंट आ गई, करेक्ट। देन नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा भाई, कितना परसेंटेज का यहां पे चेंज हुआ है, सो इजीली यहां पे फाइंड आउट कर लोगे कितना हुआ है भाई। 6 लाख सी अमाउंट, ए कितना है 12 लाख, दैट मींस 0 से 0 0 से 0, कितना बचा 6/12, दैट मींस 1/2 into 100, 1/2 दैट मींस into 100, 0.5 into 100, आंसर कितना आ गया 50%। कितना आ गया 50%, बराबर। कितना चेंज हो गया 50% में, यहाँ पे इंप्रूवमेंट आया, दैट्स इट। चलिए सेम वैसे ही नेक्स्ट, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सिक्योर्ड लोन 8% डिवेंचर है, 6 लाख, डिफरेंस आया नहीं, बिल्कुल जीरो है, तो क्या परसेंटेज निकालोगे? अरे भाई वो भी तो जीरो ही आएगा, जब कुछ चेंज ही नहीं हुआ है तो ये भी नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए देन करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल 3 लाख 6 लाख, इंप्रूवमेंट है, बिल्कुल 3 लाख का इंप्रूवमेंट है, सेम जैसे आपने भी किया था उसी तरीके से करेंगे। क्या था 3 लाख है, 3 लाख के सामने बेस वैल्यू कितनी थी भाई 3 लाख इनटू 100, ये भाई कैंसिल बन जा, टोटल आपका इंप्रूवमेंट कितना है 100% इंप्रूवमेंट है, जितना था उतना ही फिर से दुगना उतना ही इंप्रूवमेंट हुआ है। देन नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या हो जाती है यहाँ पे, जब लायबिलिटी कंप्लीट है, अब ये फॉर्मेट कहां से आ रहा है, जो आपको ऊपर दिया हुआ बस वही का वही, सिर्फ सेम वैसा का वैसा आपको लिखना है, बहुत इजी है, इजीली यहाँ पे स्कोर कर सकते हो, है ना। चलो टोटल कर लो भाई, 13 का लायबिलिटी का कितना है ना, ये सारी चीजें टोटल कर लो। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, चलो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे एसेट, नॉन करेंट एसेट के रिगार्डिंग। सो क्या बताया गया, नॉन करेंट एसेट इज फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, कैसे है फिक्स्ड एसेट टेंजिबल। सो फिक्स्ड एसेट 15 लाख 18 लाख, कंपेयर करेंगे भाई 3 लाख रुपए ज्यादा है, सेम डिफरेंस अमाउंट निकाली गई, अब परसेंटेज आएगा 20। देन करंट एसेट ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट, बराबर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट, ये यहां पर जो अमाउंट है ये गलत है, ये किस तरीके से आ गया, सीधी सी बात है, ये कहां से आ रहा, ओके ये शायद में भी इस तरीके से हो सकता है कि इन दो जो अमाउंट है इनका निकाला गया, जस्ट अ सेकंड, नहीं पर फिर भी गलती आएगा ना, 9 है, 9 डिवाइड बाय 21 into 100, भाई कैसे 0 0 तो कैंसिल हो गए, उतने ही थे, लेकिन 3 से लेस हो सकता है ये, बिल्कुल 3/7 into 100, बराबर, 3/7 into 100 आप करके देखो, आपका आंसर एग्जैक्टली कितना आएगा यहाँ पे, करेक्ट, यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, एक बार देखना, 37 के हिसाब से अगर किया जाए तो अराउंड 48 पॉइंट समथिंग जैसा आएगा, है ना।
42 से इन्हीं का टोटल है ये आ रहा है। ओके, टोटल चेंजेस मतलब कितने आ रहे हैं। सेम ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीव 5 लाख 10 लाख डिफरेंस अमाउंट 5, टोटल चेंज 100%। सेम 10 लाख 1 लाख 2 लाख डिफरेंस अमाउंट 1 लाख, डिफरेंस आ जाएगा 100% का। करेक्ट। सेम यही वैल्यू के सामने ये रखो, टोटल निकलेगा ये ना परसेंटेज चेंजेस इतना है 42.86। सेम इनका देखा जाए, इनका भी कितना है 42.86। दैट्स इट, बराबर। चलो अभी ऐसा मत रखना कि सर यहाँ पर तो इतना ये अमाउंट है और यहाँ पर तो इतनी अमाउंट है, फिर ये चीज कैसे पॉसिबल है। बता लो क्योंकि यहाँ पर टोटल अमाउंट आप देखो ना, एक जगह पर 6 लाख का ही डायरेक्ट डिफरेंस आ गया था, सेम यहाँ पर वो कट शॉर्ट करके आ रहा है, बराबर। ये अमाउंट मैच होनी चाहिए, हम सेम टोटल भी इसी अमाउंट के साथ निकालेंगे यहाँ पे। ओके चलिए now next come to the next point, illustration number 9। same prepare comparative xy limited है 31st मार्च एंड 2013-14 का ईयर है, शीट आपको देके रखी हुई है। सेम यही सारी चीजें अगेन आपको प्रिपेयर क्या करना होगा, यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडीज के रिगार्डिंग ही यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है। सो ये आपका फॉर्मेट इजीली फिर से हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, बराबर। इजीली आप लोग यहाँ पे भी कंपेयर कर सकते हो। सेम जो फॉर्मेट दिया वही का वही हमने फॉर्मेट यहाँ पर लिख लिया है, इसलिए बार-बार क्वेश्चन को देखने की जरूरत ही नहीं होगी हमको, है ना। सेम शेयर इक्विटी फंड जैसा दिया है वैसा का वैसा आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। दैट मींस अगर एग्जाम में कंपैरेटिव बैलेंस शीट अगर आई तो एक के भी मार्क्स कम नहीं होने चाहिए, पूरे मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर मेहनत है आपकी। वो भी मेरे ख्याल से इजीली कर सकते हो, विदाउट कैलसी हो जाएगा इस तरीके से डिफरेंस अमाउंट से, बराबर। सो बहुत इजी है, फॉर्मेट जैसा दिया है वैसा का वैसा आपको लिखना है, दैट्स इट। सो यहां पर आप इजीली स्कोर करोगे, बराबर। हर कोई सेम अमाउंट दी थी 3 लाख 360, डिफरेंस आया 60,000। ओवरऑल कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 20, बराबर। कैसा हुआ है 20% इंक्रीज हुआ है। देन सेम रिजर्व सरप्लस के लिए 1,20,013 में था, 2014 में 150, दैट मींस 30,000 का यहां पे इंक्रीमेंट है, बराबर। तो 30,000 डिवाइड बाय 1,20,000 विल गेट 25% का यहां पर इंक्रीज हुआ है ना। इंक्रीज परसेंटेज के अंदर बोला जाता है, इंक्रीमेंट बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, इंक्रीमेंट हुआ होगा। देन नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन 1,70,000, 2,20,000, 2,55,000, ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट हुआ 85,000, 50% का यहाँ पे आपको देखने मिल गया इजीली इंप्रूवमेंट। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल भाई पहले 1,50,000 था और अब 120, भाई तो पिछले साल के कंपेयर में ये तो कम बता रहा है, दैट मींस माइनस में होगा। क्या होगा, माइनस में 30,000। अब ऐसा नहीं है कि सर माइनस में आया तो परसेंटेज में आएगा कि नहीं, बिल्कुल परसेंटेज तो हम लेंगे। क्यों, क्योंकि पता चलेगा कि कितना डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हो गया, तो परसेंटेज तो 20% भाई यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। ओके, सो टोटल करेंगे आप इन सभी का, क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, इन सभी का टोटल करो। इनके टोटल में यार ना 30 को आपको माइनस करना है, क्योंकि वो लॉस है ना। प्रॉफिट होता तो ऐड करते, लॉस है यहाँ पे आपको माइनस करना कंपलसरी होगा, बराबर। अमाउंट लिख दी सेम वैसे लिखो आप। एसेट के रिगार्डिंग, एसेट में नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट, उसमें टेंजिबल एसेट 5 लाख 6 लाख 15, ओवरऑल डिफरेंस आएगा 1,50,000 का। कितना परसेंटेज आएगा, C डिवाइड बाय A, दैट मींस 1,50,000 डिवाइड बाय 5 लाख इनटू 100। कैलसी में ऐसा तुरंत करने की आदत रखो, बराबर। 30% आया। सेम इंटेंजिबल एसेट 1 लाख। जब वैल्यू दोनों की सेम है तो मेहनत ही करने की जरूरत नहीं है, मालूम है कि कोई चेंज नहीं हुआ है, जैसा था वैसा का वैसा ही चल रहा है। किसके रिगार्डिंग, इंटेंजिबल एसेट्स में। करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट 1,20,000 1,25,000, भाई 5,000 का यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने मिल रहा है। सो दैट मींस ओवरऑल कितना हुआ 4.17% का यहाँ पे चेंज देखने मिला है। किसके कंपेयर में, पिछले साल के कंपेयर में। ओके, देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20,000 10,000, भाई 10,000 कम हो गया, 10,000 50% यहाँ पे डिक्रीमेंट में गया। सो ओवरऑल टोटल यहाँ पर सेम मैच हो ही जाएगा। इस वैल्यू को भी मैच होना कंपलसरी है। किस बेसिस पे, भाई इसी के बेस पे तो बनेगा वो भी,
1,45,000 divide by 7,40,000 into 100, you will get 19.6. Same here, 1,45,000 divided by 7,40,000 into 100, you will get 19.60. Okay, चलिए so कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, अभी तक हमने क्या देखा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट देख रहे थे, अब साथ ही साथ देखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग भी देखते हैं। नाउ द इनकम स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। दिस स्टेटमेंट ट्रेडिशनली इज नोन एज ट्रेडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ इंपॉर्टेंट components of income statement are net sales, cost of goods sold, selling expense, office expense, etc. ये सारी चीजें पता है ऑलरेडी आपको कि ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही आती है। ओके, सो द फिगर ऑफ द अबव component are matched with their corresponding figures of previous year individually and changes are noted. Now the comparative income statement given an idea of the progress of business over a period of time. The change in money value and percentage can be determined to analyze profitability of the business. Like comparative balance sheet, income statement also have 4 columns. भाई in short अगर मैं आपको बोलूं तो ये पूरा वैसा ही बताना चाह रहा है जैसे कि आप बैलेंस शीट में देख रहे हैं। सिर्फ फर्क ये होगा कि यहाँ पर वो पॉइंट्स आएंगे जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे एज कंपेयर टू बैलेंस शीट के कंपेयर में। सेम यहाँ पर भी आप 2 साल का डेटा देखेंगे, ओके, उसके सामने आप उनका डिफरेंस देखेंगे एंड कितना अमाउंट में चेंज आया उसका परसेंटेज होगा, दैट्स इट, और कुछ भी यहाँ पर फर्क नहीं है। वही चीज आपको यहाँ पर बताई जा रही है। ओके, जैसे फर्स्ट 2 कॉलम में क्या होगा, वेरियस नंबर ऑफ ईयर होंगे, देन थर्ड और फोर्थ कॉलम में आप क्या देखोगे कि कितना इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, लास्ट कॉलम में आप परसेंटेज देखोगे, बराबर। सिर्फ यही एक फर्क है, वही सारी चीजें बताई गई है कि द इंक्रीज इन सेल्स शुड कंपेयर विद इंक्रीज एंड डिक्रीज। कैसे आप कंपेयर कर सकते हो, देखिए अगर एग्जाम में पूछा जाता है एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट आर, कौन से है इनकम स्टेटमेंट के स्टेटमेंट। सो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सेल्स शुड बी कंपेयर्ड विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सीओजी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS है ना, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसा बोलते थे पहले COGS, तो इजीली याद रखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। टू स्टडी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नाउ द लास्ट वन, द इंक्रीज और डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट is calculated that will give an idea about the overall profitability of the concern. Okay, चलिए फॉर्मेट देख लो भाई, सब लोग क्या करो, फॉर्मेट देख लो। फॉर्मेट देख लो, सेम आपका फॉर्मेट जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा था, अगेन फिर से बता रहा हूं, सेम प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट था वही फॉर्मेट है। रेवेन्यू, ऑपरेशन, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंस के आपके ये पॉइंट्स, टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड लेस इनकम, करेक्ट, यही आपका फॉर्मेट था प्रॉफिट एंड लॉस का। चेंज क्या हो गया, नोट परसेंट, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज, करेक्ट, सेम जैसा आपने देखा वैसा का वैसा है। सो कंपैरेटिव के रिगार्डिंग आप लोग इजीली यहाँ पे हर कोई यहाँ पे स्कोर करेगा ही करेगा, और करना जरूरी है, बराबर, सभी लोग यहाँ पे स्कोर करेंगे, है ना। चलिए नॉर्मल साइज पे आ जाओ। चलिए क्या दिया, क्वेश्चन आपको दे दिया गया यहाँ पे इजीली, है ना, रेवेन्यू एंड ऑपरेशन, एक्सपेंस एंड अदर इनकम दोनों साल का दे दिया गया है। कुछ भी नहीं करना, जैसा है बस वैसा फॉर्मेट में लिखते जाओ, फॉर्मेट पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर तो डायरेक्ट पॉइंट दे दिए गया है, लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फर्स्ट पॉइंट आता है, सेकंड में आता है अदर इनकम, सेकंड में आता है अदर इनकम, बराबर दिख रहा है, सेकंड में आता है अदर इनकम, वही वैल्यू सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे लिखना होगा, बराबर। सिर्फ इतना सा याद रखो, फॉर्मेट अगर प्रिपेयर हो गया आराम से आप क्रैक कर लोगे इस चीज को, ठीक है, बहुत इजीली, बराबर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था,
ये ना फर्स्ट 10 एंड 15, 10 लाख 15 लाख, डिफरेंस अमाउंट 5। नेक्स्ट आपको पता ही है क्या होगा, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, 50% पे यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है। देन अदर इनकम्स में आते हैं, अदर 2 लाख है, देन 1 लाख 80, 2 लाख 180, डिफरेंस है लॉस में 20% पे यहाँ पर कम सेल हुआ है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। 10% की यहाँ पर गिरावट देखने मिल रही है आपको। सो टोटल रेवेन्यू एज पर फॉर्मेट जाएंगे, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है, टोटल करेंगे इन सभी चीज का, और यहाँ पे क्या क्या है, सभी का टोटल हुआ है बराबर, इनफैक्ट परसेंटेज का भी हुआ है। चलो देन क्या एक्सपेंस, एक्सपेंस हमेशा क्या होगा भाई, लेस, आपके प्रॉफिट के कंपेयर में लेस किया जाएगा एक्सपेंस को तो हमेशा ही। सो एक्सपेंस लेस कितना है, 6 लाख एंड 10 लाख 50,000, 6 लाख 10 लाख 50, 4 लाख 50,000, ओवरऑल कितना आ गया 75,000 बराबर। टोटल कर लो भाई, इसमें से इसको लेस करो यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप 12 लाख को माइनस 6 लाख, 6 लाख 16 लाख 80,000 माइनस 10 लाख 50,000, 6 लाख 30, इन दोनों का डिफरेंस निकालो 30,000। दैट मींस यहां पर आप क्या बताएंगे कि ओवरऑल नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स ओवरऑल पूरे साल का दोनों कंपनी का आप देखते हैं कि कितना परसेंटेज ओवरऑल कितना चेंज हुआ है। तो भाई प्रीवियस ईयर के कंपेयर में है ना, करंट ईयर का 6 लाख था, करंट ईयर का 6 लाख 30, प्रीवियस का 6 लाख 30,000 का यहाँ पे इंक्रीमेंट है। दैट मींस मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ओवरऑल कंपनी ने पिछले साल के कंपेयर में 5% इंप्रूवमेंट किया है ना, कितना 5% इंप्रूवमेंट किया। लगता है मैं ऐसे कह रहा हूं 5% से भी इंप्रूवमेंट किया, बस इतना ही। भैया बहुत सी कंपनियां 1% भी इंप्रूव करती है, एंड इट डजंट मीन कि 1% इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। बहुत बड़ी अमाउंट का जब होता है ना, तब ये आराम से दिखता है। मिलियंस और करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो, उसके हमने उसका 1% निकालो तो वो भी हार्डली करोड़ के ऊपर ही जाएगा। ओके ऐसा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, सेम इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ स्टार्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च तो 11-12 सेम आपको यहां पर भी दिया हुआ है। 11-12 रेवेन्यू एंड ऑपरेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंस दिया है। सेम ऐसे आपको फॉर्मेट में रखना होगा बराबर, फॉर्मेट में यहाँ पे रखते जाओ। बेसिकली जो चीज पूछी गई है वो आपको सिर्फ यहाँ पे लिखनी होगी। रेवेन्यू ऑपरेशन फर्स्ट पॉइंट होता है, आपको पता है, इस तरीके से आप टोटल कर लोगे, ठीक है। देन अदर ऑपरेशंस है क्या, नहीं, करेक्ट, अदर ऑपरेशन नहीं है। स्टिल यहाँ पर अगर आप देना चाहो तो टोटल करके अमाउंट यहाँ पे लिखना, ठीक है। यहाँ पर दी नहीं है लेकिन आप टोटल की तरह लिखोगे जैसे इन लोग ने किया था, टोटल रेवेन्यू लिखना है बराबर। 1 और 2 नहीं हुआ तो क्या होगा, लेकिन टोटल रेवेन्यू तो बताओ। यहाँ पे लोग ने बताया नहीं है, आप लोग जरूर बताना। क्यों बताने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब एक्सपेंस आप किस में से लेस करोगे, फिर स्पेसिफिक बताना तो पड़ेगा कि भाई मैं रेवेन्यू है, रेवेन्यू में से मैं एक्सपेंस लेस कर रहा हूं, तभी पॉसिबल है, ठीक है। चलिए ये दिख नहीं रहा होगा बराबर। लेस एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट, अदर एक्सपेंस, सेम उसी तरीके से आप बनाएंगे, परसेंटेज निकालोगे। देन टोटल ऑफ एक्सपेंस, इनका टोटल एक्सपेंस का टोटल है, सिर्फ एक्सपेंस का टोटल है, उनका डिफरेंस 10% का यहाँ पे एक्सपेंस में इंक्रीज हुआ है, जबकि एक्सपेंस इतना नहीं होना चाहिए बराबर। अगर आपका प्रॉफिट इतना बढ़ रहा है तब सामने एक्सपेंस हो तो ठीक है, एक्सपेंस तो जितना कम हो ना उतना अच्छा है बिजनेस के लिए। देन टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स फर्स्ट एंड सेकंड के कंपेयर में 6 लाख 9 लाख। भैया ये 6 लाख और 9 लाख कैसे आ गया, है ना, बिफोर टैक्स 6 लाख और 9 लाख कैसे आ गया, तो उसी के लिए था। अगर यहाँ पर आप टोटल रखते इस जगह पे क्या रखते, अगर टोटल होता इससे क्या था भाई 16 लाख 20 लाख 4 लाख एंड 25, है ना, टोटल ऑफ रेवेन्यू। ये इस अमाउंट में से ये अमाउंट जो है ये लेस हो रही है बराबर, क्या होती जाएगी, ये सब लेस होती जाएगी, है कि नहीं। चलिए बराबर,
ठीक है, देखिए आ रही है कुछ इस तरीके से, टोटल है 4 लाख बराबर, टोटल एक्सपेंस यहाँ पे दिया हुआ है बिफोर टैक्स, बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 और 2 16 लाख माइनस ये दिस माइनस दिस सेम 4 लाख। ओके, ये तो अलग ही आएगा, इनका कंपैरिजन अलग चलेगा। 6 लाख और ये डिफरेंस आया 3 लाख तो भाई यहाँ पर रख दो क्योंकि बैलेंस शीट नहीं है ना, सब सेम नहीं होगा। ठीक है, चलिए इजीली यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हो और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना। सेम नेक्स्ट फॉर्मेट में हमको ऐसे दिया है, इलस्ट्रेशन नंबर 12 सेम है। डेप्रिसिएशन के देखिए एक एक पॉइंट यहाँ पर आ रहे हैं, उस पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही पॉइंट है? बिल्कुल ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही पॉइंट है, तो इजीली आप यहाँ पर करो। सेम फॉर्मेट वैसा ही बनेगा, टैक्स, रेवेन्यू एंड ऑपरेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइज्ड एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, सारी वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे। देन टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स फर्स्ट एंड सेकंड, लेस टैक्स 30%। कहां से आ गया टैक्स 30%? दिया हुआ है इसीलिए आपने लिखा है टैक्स 30% निकालना है। तो किस बेसिस पे निकलेगा? बिफोर टैक्स की जो आपकी अमाउंट आ जाएगी, जब आपकी बिफोर टैक्स की यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी तब आप यहाँ पे क्या करोगे? जब आपकी बिफोर टैक्स की अमाउंट आएगी तब आप यहाँ क्या करोगे? ये अमाउंट आ गई, अब इन सभी के ऊपर 30%, अब ये जो अमाउंट आ गई इनका डिफरेंस निकाल के यहाँ रख दो। यहाँ पे आपको और मालूम पड़ जाएगा कि 50% इंक्रीमेंट हुआ है। बिफोर आफ्टर टैक्स कैसे मिलेगा? इसमें से लेस किया हुआ, इसका लेस करा हुआ टोटल सेम। अब बाकी के लिए इन दो का डिफरेंस अमाउंट ही आ गई। देन परसेंटेज निकाल लो, इसका 50% का इंक्रीमेंट हुआ है। ओके, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर देखा जाए तो, है ना। इजीली यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। देन इलस्ट्रेशन 13 बताया गया है, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, अदर एक्सपेंस है। ठीक है, ये सारी चीज दे दी गई ना। परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है अदर एक्सपेंस परसेंटेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8% 10%। परसेंटेज है तो परसेंटेज के फॉर्म में आप फाइंड आउट करेंगे। टैक्स का भी दे दिया है 30%। देखो किस तरीके से होगा ये रहा, यहां पर है क्या था ये अदर एक्सपेंस दिए हुए। ठीक है ना, देखिए क्या आगे स्टेप हमारी। टोटल एक्सपेंस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 428 लाख कितना गया, डिफरेंस 3 लाख 80, ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना है 47% यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। एक्सपेंस में स्टॉक इन ट्रेड 2 लाख 5, 4 लाख 50, है ना, 4 लाख 50, डिफरेंस अमाउंट 2 लाख, ओवरऑल परसेंटेज कितना इंक्रीमेंट है 80% का। स्टॉक इन इन्वेंटरी चेंज के अंदर 50,000 था 50,000, दोनों साल का सेम है, सेम वैल्यू, कुछ भी नहीं आएगा नील। अदर एक्सपेंस के रिगार्डिंग यहाँ पर अगर बात की जाए तो अदर एक्सपेंस में यहाँ पर आपको कितना निकालना है 8% यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। कितना परसेंट? 8%। सो परचेज प्लस चेंज इन इन्वेंटरीज। नाउ हियर ओके, परचेज आपको दिया हुआ है, सीओजीएस की मूव जो अमाउंट आपको किस तरीके से फाइंड आउट होगी, है ना। सीओजीएस कितना बोला गया था 8% एंड 10%, तो भाई वो अमाउंट कैसे मिलेगी? सीओजीएस परचेज दिया फॉर्मेट देखो, परचेज प्लस चेंज इन इन्वेंटरीज, दैट मींस इसका कितना था 10%, इसका था 8%, ओवरऑल कितना आ गया 3 लाख। 3 लाख का 10% क्या करूंगा तो कितना आएगा 30,000। सेम वैसे ही इन दोनों को टोटल करो भाई कितना आ गया 5 लाख। 5 लाख का 8% आ जाएगा 40,000 बराबर। आपको सिर्फ परसेंटेज निकालना है, इसका परसेंटेज आपको निकालने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ जितना भी कैलकुलेशन होगा आप ईयर्स के अंदर करेंगे, दैट्स इट। डिफरेंस अमाउंट 10,000 पॉजिटिव में, दैट मींस ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट हुआ है 33.33% का यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट है। ओके, देन टोटल एक्सपेंस की रिगार्डिंग बात करें तो टोटल एक्सपेंस यहाँ पर काउंट कर लो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो रेवेन्यू में से आप अपना जितना टैक्स है टोटल एक्सपेंस जो है उसको यहाँ पे आपको सिर्फ लेस करना है। अगेन यहाँ पर लिखा नहीं क्या है, लेकिन आप सभी को एग्जाम में लिखना होगा कंपलसरी।
ठीक है, कंपलसरी आप सभी को एग्जाम में ये चीज बतानी होगी, ओके, कंपलसरी, ठीक है, बराबर, कंपलसरी आप सभी को ये सारी चीजें एग्जाम में बतानी कि ओवरऑल कितना चेंज आ रहा है ना, डिफरेंस करके अमाउंट आ जाएगी। ये मिल गया आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नाउ टैक्स कितना बोला गया था भाई, अभी इसको हटाओ हट जाएगा। टैक्स कितना बोला गया था, 30% था दोनों के लिए, एट द रेट 30%, 90,000 का 30%, 27, 2,60,000 का 30%, 78,000। अमाउंट आ गई, दोनों का डिफरेंस 51,000। ओवरऑल देख लो कितना इंक्रीमेंट हुआ, अमाउंट आ गई आपकी 188.89, करेक्ट, 118.89, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, डिफरेंस करके आउटर कॉलम में, डिफरेंस करके आउटर कॉलम, दोनों का टोटल देखो इंक्रीमेंट है 1,19,000 का, कंपेयर करो, परसेंटेज निकालो, परसेंटेज आएगा 188.89, 188.89 का यहाँ पर आपका क्या है, इंप्रूवमेंट है ना, परसेंटेज इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, है कि नहीं, परसेंटेज क्या हो गया यहाँ पे आपका इंक्रीज हुआ है। चलिए नाउ नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 31.2 पे। टाइम सीरीज एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ, नाउ इज अ टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ओके, देन comparative statement is a dash for the financial statement analysis. It is, we can say, as a one kind of tool. Comparative statement is a tool for financial statement analysis, correct, है ना। चलिए टूल बताएंगे आपको। Then dash is the comparison of the financial statement of business with the previous year financial statement। भाई ऐसा किसके अंदर होता है, तो भाई कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर हम पढ़ते ही है, इसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर ही हम प्रीवियस ईयर को कंपेयर करके देखते हैं इसके अंदर। देन कंपैरेटिव डैश शोज द डिफरेंट एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म ऑन डिफरेंट डेट्स टू मेक कंपैरिजन ऑफ बैलेंस फ्रॉम वन डे टू अनदर। सीधी सी बात है, आपको एसेट और लायबिलिटी किसके अंदर देखने मिलेगी, बैलेंस शीट के अंदर देखने मिलेगी। कहां मिलेगी, बैलेंस शीट में। किसमें देखने मिल जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर। And the last one, dash income statement gives an idea of the progress of a business over a period of time. किसके अंदर, comparative, it's a one kind of say comparative, है ना। Comparative income statement give an idea of the progress of a business over a period of time. Perfect, है ना। चलो